मेरी ऑडिबल बिल्कुल हूँ मैं और आप मुझे देख पा रहे हो प्रॉपरली? हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यहाँ पे, ठीक है। हाय हर्ष, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एनालाइजिंग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यहाँ पे, ठीक है। अगेन इसमें हम यहाँ पे एफएसए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका जो वेटेज है एग्जाम में दैट इज 11 to 14%, ये इसका वेटेज रहता है यहाँ पे। सो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट से। यहाँ पे तो क्या होता है कि जो भी आपके रूल्स वगैरह होते हैं वो होते हैं एज पर आईएफआरएस या होते हैं एज पर यूएस गैप। तो या तो हम फॉलो करते हैं आईएफआरएस या हम फॉलो करते हैं यूएस गैप। यहाँ पे दोनों में से हमको एक फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल हर्ष, देख सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपका यहाँ पे ये आपका आता है कि रिवेन्यू का रिकॉग्निशन की कंपनी रेवेन्यू कब दिखा सकते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो बात करते हैं कि रेवेन्यू हम कब दिखा सकते हैं यहाँ पे। नाउ इस केस में यहाँ पे जब आप रेवेन्यू कब दिखा सकते हो, ठीक है, जब बेसिकली इसमें टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू, सपोज कि कंपनी ने इस कस्टमर को माल बेचा, लेट्स से सेल हुई थी 100 रुपए की, सेल थी आपकी 100 की, लेकिन जो कैश रिसीव हुआ है वो सिर्फ 70 का हुआ है, ठीक है। तो इस केस में कंपनी जो सेल दिखाएगी वो सेल दिखाएगी 100 की, बिकॉज द कंपनी इज एक्चुअली द कंपनी उससे पैसे ले सकती है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे गुड्स या तो बेच दी है या फिर उसने कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे। तो इस केस में कंपनी अपना वहां पे सेल्स वगैरह उसको दिखा सकती है। तो कंपनी जो सेल दिखाएगी वो 100 की दिखाएगी, ना कि 70 की यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे आप सेल्स 100 की दिखाओगे, इवन तो कैश हमको कुल 70 का मिला है, लेकिन हम यहाँ पे जो सेल्स दिखाने वाले हैं वो 100 की दिखाने वाले हैं, ना कि 70 के यहाँ पे, क्लियर। एंड सपोज इसी केस में सपोज कि कंपनी ने अभी सेल्स नहीं करा है, ओके, कंपनी ने लेट्स से कि अभी माल गया नहीं है, माल अभी गया नहीं है, लेकिन कस्टमर ने पहले पैसे पे कर दिया, ठीक है। तो यहां पे सपोज कि मैं हो गया कि मैंने कुछ आपको गुड्स वगैरह देने का प्रॉमिस करा, आपने मुझे पहले कैश दे दिया, तो कैश मेरे पास आ चुका है, लेकिन मैंने अब तक गुड्स या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं करी है यहाँ पे। तो ये केस में मेरी ये हो गई अनअर्न्ड रेवेन्यू, मेरा हो गया कि जो रेवेन्यू मैंने अब तक अर्न नहीं करा है, जब मैं सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा या फिर जब मैं आपको गुड्स वगैरह दे दूंगा तो मैं उसको रेवेन्यू दिखा सकता हूं यहाँ पे। तो इस केस में अगर ये वाला केस है, ठीक है, कि माल अभी गया नहीं है लेकिन कैश मिल गया है, सो दैट इज बेसिकली माई अनअर्न्ड रेवेन्यू। और ये रिकॉर्ड होता है मेरा टॉपिक में कहां पे, लाइबिलिटी पे। यहां पे ये कंपनी की यहां पे बन गया लाइबिलिटी यहां पे, ठीक है। होपफुली दिस पार्ट वाज ओके यहां पे। हाँ, नाउ इस केस में ये 5 होते हैं क्राइटेरिया कि जिस केस में कंपनी अपना रेवेन्यू दिखा सकती है। यहां पे पहला, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। तो एक यहाँ पे आपका जरूरी है कि आपका कस्टमर के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सपोज कि मैंने कहा कि मैं आपके लिए बिल्डिंग बना के दूंगा, नाउ इस केस में जो मैं बिल्डिंग बना के दे रहा हूं उसके लिए प्रॉपर मेरा एक होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर मस्ट बी ए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर यहाँ पे। तो एक आपका यहाँ पे कस्टमर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यहाँ पे, उसमें मेंशन होना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सपोज कि मुझे 3 मंजिला आपको बिल्डिंग देनी है यहाँ पे, सो देयर मस्ट बी ए प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि मुझे काम करना क्या है यहाँ पे। तो पहला चीज था कि यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए, एंड सेकंड था कि हमारा एक यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड होना चाहिए कि उसमें कुछ प्राइस वगैरह होना चाहिए यहाँ पे। सपोज कि मैंने कहा कि जो 3 फ्लैट मैं आपको दूंगा लेट्स से 9 CR का, ठीक है। सो 3 जो फ्लैट्स हैं वो मैं आपको देने वाला हूं फ्यूचर में, एंड वो उनका प्राइस है 9 CR। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक प्राइस वगैरह होना चाहिए यहां पे। हाँ बिल्कुल दे सकते हो, आप बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। फोर्स यहाँ पे आपको उसको वहां पे एलोकेट करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब कि आप कहीं ना कहीं सपोज कि मैंने यहाँ पे अगर एक बिल्डिंग बना दी, 3 फ्लैट थे, तो मैंने अगर एक फ्लैट बना दिया तो मैं एक का रेवेन्यू दिखा सकता हूं यहाँ पे, ओके। सो मैं यहाँ पे उसको एलोकेट कर सकता हूं, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट था कि सपोज कि मैंने कहा कि मैंने अगर 1/3 काम कर दिया, देखो टोटल रेवेन्यू था 9 करोड़ का, अगर मैंने 1/3 काम कर दिया तो मैं 1/3 का रेवेन्यू दिखा सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पे आप रेवेन्यू तब दिखाओगे
जब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस का जो ऑब्लिगेशन था वो आपने पूरा कर दिया है यहाँ पे। सो व्हेन यू हैव डन द एंटायर थिंग, तो उस केस में आप रेवेन्यू उसको दिखा सकते हो। ठीक है यार, जब आप एग्जाम बुक करते हो तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि सेंटर आपको कहां लेना है। इनफैक्ट अगर आप एग्जाम इटली से आप देते हो तो आपका टैक्स और बच जाएगा। यू वोंट हैव टू पे जीएसटी इन दैट केस। अगर आप इटली से एग्जाम दे रहे हो तो वो आपका बच जाएगा। मैं लीगली बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, क्योंकि उस केस में आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा इंडिया को। तो रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है। सपोज कि मैंने कुछ जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ओके, लेट मी टेक सम नंबर्स। नंबर से मैं आपको बताने वाला पार्ट। सपोज मैंने कहा कि एक लेट से कि मैं आपको बिल्डिंग बना के देने वाला हूं, ठीक है। अब उसमें मुझको रेवेन्यू मिलेगा 10 करोड़ का। ये मुझे रेवेन्यू मिलने वाला है यहाँ पे, और ये जो बिल्डिंग बनेगी 2 साल में, पहला साल दूसरा साल। नाउ इस केस में अगर सपोज कि मैंने यहां पे एक कॉस्ट वगैरह एस्टिमेट करे, कि मैंने कहा कि जो कॉस्ट लगेगी मेरी टोटल, जो टोटल कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 6 करोड़। और पहले साल में अगर मेरी यहां पे जो कॉस्ट है अगर वो लग गई 3 करोड़, सो टोटल कॉस्ट थी 6 करोड़ की, पहले साल में 3 करोड़ की कॉस्ट लग गई, और जो रेवेन्यू आने वाला है वो है हमारा 10 करोड़ का। ये टोटल रेवेन्यू है 2 सालों में आएगा मेरा। लेकिन इस केस में अगर मैंने पहले साल में मेरा खर्चा कितना हो गया है, 6 करोड़ में से मेरा खर्चा कितने का हो गया है, 3 करोड़ का, तो इस केस में मैं 50% अपना रेवेन्यू दिखा सकता हूं। मतलब कि 10 करोड़ का 50% विच इज 5 करोड़, क्योंकि मैंने 50% काम खत्म कर दिया है। कैसे मैंने कंप्यूट करा, टोटल कॉस्ट थी 6 करोड़, उसमें से 3 का मैं खर्चा कर चुका हूं, तो ऑलमोस्ट 50% मैं यहां पे काम खत्म कर चुका हूं। इसीलिए 50% का मैं रेवेन्यू दिखा सकता हूं। तो 50% ऑफ 10 करोड़ दैट इज 5 करोड़। तो मैं इस केस में यहां पे रेवेन्यू दिखा सकता हूं इतना यहां पे। होपफुली दिस पॉइंट इज ओके यहां पे। हाँ, तो ये था आपका कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो कई सालों का होता है, यहां पे लॉन्ग टर्म का आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आप रेवेन्यू इस तरीके से दिखा सकते हो। देखो पहले ना इसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब मैं कर रहा था, देयर वर 2 मेथड्स, लेकिन अभी 21 में कोविड के आसपास, ठीक है, ये हल्का सा उन्होंने चेंज कर दिया था, तो इस पे इतना एम्फेसिस नहीं कर रखा है यहाँ पे। लेकिन मेरी बारे में इसके 2 मेथड्स थे करने के। बट होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट कि आपने जितना काम करा है उतना आप सेल्स दिखा सकते हो। इफ आई हैव डन वर्क विच इज 50%, देन उस केस में मैं 50% यहां पे रेवेन्यू दिखा सकता हूं। ठीक है, तो ये वाला बात था यहां पे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू एडजस्टमेंट एंड रिस्क यहां पे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कंपनी जो रेवेन्यू दिखाती है वो दिखाती है डिस्काउंट के बाद। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी कई बार सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट वगैरह ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल ये जो डिस्काउंट होता है ये होता है आपका कैश का, कि कस्टमर कैश में पे कर रहा है, या कस्टमर बहुत ज्यादा परचेज कर रहा है क्वांटिटी। तो इस केस में हमारे 2 डिस्काउंट होते हैं, एक कैश का और एक वॉल्यूम का यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो सेल्स दिखाते हैं वो दिखाते हैं डिस्काउंट के बाद। ओके, तो हम नेट ऑफ दिखाते हैं। उसके अलावा एक और चीज, कई बार क्या होता है कस्टमर को माल पसंद नहीं आया, उसने वापस कर दिया, तो हम यहाँ पे जो सेल्स दिखाते हैं वो दिखाते हैं नेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि जो सेल वापसी कर दी, सपोज कि आपने गुड्स बेचा 1000 का, उसमें से 20 का कस्टमर ने वापस कर दिया, उसको पसंद नहीं आया या कुछ उसमें खराबी थी यहाँ पे, तो जो हमारी सेल्स है वो 1000 की नहीं हुई, वो 1000 माइनस 20 विच इज 980 की आपकी हुई यहाँ पे। तो जो आप सेल्स दिखाते हो वो दिखाते हो सेल्स की जो रिटर्न है उसको हटा के यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट डू आई मीन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सपोज ये कंपनी ने ये एक मशीन ली, नाउ ये मशीन थी 30 करोड़ की, मशीन की जो कॉस्ट थी बनने की या फिर परचेसिंग की वो 30 करोड़ की थी। लेट्स से कि कंपनी ने उसके लिए लोन ले लिया, तो कंपनी ने यहां पे मशीन के लिए लोन लिया है, एंड सपोज कि लोन का जो इंटरेस्ट था वो था 2 करोड़, जो इंटरेस्ट था वो था 2 करोड़। नाउ इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, मशीन थी 30 की, 2 करोड़ का इंटरेस्ट था, तो कहीं ना कहीं जहां पे कंपनी को जो मशीन एक्चुअली में पड़ी है
वो पड़ी है 32 करोड़ की। तो इस केस में मैंने क्या करा, मैंने बैलेंस शीट में, मतलब कि देखो वैसे होता क्या है, इंटरेस्ट हमारा खर्चा होता है, इंटरेस्ट हमेशा जाता है इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन मैंने यहां पे क्या करा, मैंने उसको मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी, क्योंकि जो मैंने कहा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मशीन के रिगार्डिंग मेरा खर्चा आ गया है यहाँ पे ना, मैं उसको वहां पे कैपिटलाइज कर रहा हूं यहाँ पे ना। इस केस में तो मैंने जो मशीन की प्राइस रिकॉर्ड करी है वो 30 नहीं करी, मैंने 30 + 2 32 करोड़ मैंने उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करी है यहां पे। तो ये जो 2 करोड़ है, अगर मैं इस 2 करोड़ की बात करूं, जो मैंने ये जो 2 करोड़ ये वाला अमाउंट, ये जो मैंने यहां पे शो करा है, ये जो मैंने शो करा है बैलेंस शीट में, ये है मेरा कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, कि मैंने उसको यहां पे कैपिटलाइज कर दिया। सो व्हेन आई यूज द वर्ड कैपिटलाइज, कि मैं उसको यहां पे एक तरह से ट्रीट कर रहा हूं लाइक एन एसेट, और मैं उस पर धीरे धीरे चार्ज करने वाला हूं डेप्रीशिएशन। तो जो मेन बात है वो ये है कि मशीन की जो कॉस्ट थी वो 30 करोड़ थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, हमने 30 की जगह उसको 32 दिखा रहे हैं। तो हम जो मशीन की कॉस्ट दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 32 करोड़। नाउ अगर मान लो मशीन की लाइफ थी 4 साल, तो मैं उसको डेप्रिशिएट करने वाला हूं 4 साल के लिए, सो दैट विल बी 8 8 8 और 8। मैं मशीन को यहां पर डेप्रिशिएट करने वाला हूं 8 8 8 8 रेदर देन। तो देखो अगर मैं कैपिटलाइज कर रहा हूं तो मैं उसको यहां पे दिखा रहा हूं 32 का, तो बैलेंस शीट में मैं उसको कैपिटलाइज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, लेकिन मतलब कि मैं यहां पे 2 करोड़ के इंटरेस्ट को यहां पे खर्चा नहीं मान रहा, तो मैं उसे एक्सपेंस नहीं मान रहा। होपफुली यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसिंग एंड कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करना क्या होता है कि आप उस चीज को बैलेंस शीट में डाल रहे हो, दैट इज कैपिटलाइजेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेंस की तरह, मतलब कि मैं उसे खर्चा मान रहा हूं, तो इस केस में अगर मैं उसे एक्सपेंसिंग करता हूं, ठीक है, देखो उस केस में हम क्या करेंगे, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले साल में जो हम, अब देखो मशीन आपने दिखाई है 30 की, मशीन आपने 32 की जगह दिखाई है 30 की, तो इस केस पे जो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 30 पे। तो आपका डेप्रिसिएशन लगा कितना, 7.5 एवरी ईयर। आपका जो डेप्रिसिएशन लगा है वो लगा है 7.5 एवरी ईयर, ठीक है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। क्योंकि हमने कहा कि मशीन 32 की नहीं है, और हमने पहले साल में हमने पूरा इंटरेस्ट दिखा देंगे, तो हमने यहां पे 2 करोड़ का इंटरेस्ट दिखा दिया। तो ये दो ट्रीटमेंट हम यहां पे कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कैपिटलाइज कर रहा हूं, तो जो मैं खर्चे को मैं बैलेंस शीट में डाल रहा हूं यहां पे, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि मैं यहां पे खर्चों को कैपिटलाइज कर रहा हूं यहां पे। तो इस केस में अगर आप ये वाला देखो, ये मैंने यहां पे उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा है यहां पे, कि मैंने उसको 2 करोड़ की कॉस्ट को एक साथ दिखा दिया खर्चे के रूप में, ओके। लेकिन 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 मैं उसे कैपिटलाइज कर रहा हूं, तो मैं उसमें 32 करोड़ का दिखा रहा हूं और हर साल उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहा हूं यहां पे। सो इन दिस केस एवरी ईयर आई एम चार्जिंग डेप्रीशिएशन यहां पे। नाउ अब ये बात समझिए, अगर आप कंपेयर करो पहले साल का, अगर मैंने एक्सपेंसिंग करा है तो मैंने खर्चा दिखाया कितने का, 9 करोड़ का, 9.5 करोड़ का, लेकिन यहां पे मैंने खर्चा दिखाया कितने का, 8 करोड़ का। मतलब कि मैं अगर कैपिटलाइज करता हूं तो मुझे फायदा ज्यादा है यहां पे, इफ आई एम डूइंग द कैपिटलाइजेशन तो मुझे फायदा ज्यादा है। तो उस केस में व्हेन अगर मैं उसे कैपिटलाइज करता हूं, उस केस में मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, नेट प्रॉफिट विल बी हायर। जब मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मेरी इक्विटी भी क्या हो जाएगी, हायर। इक्विटी भी मेरी यहां पे हाई हो जाएगी, सिंस मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो इक्विटी भी मेरी हाई हो जाएगी यहां पे। अब मुझे पता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। नाउ ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये मेरा होता है यहां पे। नाउ इस केस में अगर सपोज कि मेरी इक्विटी ज्यादा है, तो एसेट भी मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इस केस में जो मेरा एसेट है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा, एसेट ज्यादा, इक्विटी ज्यादा, इसीलिए कंपनी यहां पे
प्रेफर करती है कि वो आइटम को कैपिटलाइज करे, मतलब कि उसको बैलेंस शीट में डाले और धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट करे। उससे उन्हें फायदा क्या होता है, पहले साल में उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये कंपनी कई बार चालाकी करती है यहां पे कि प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए कुछ चीजों को जबरदस्ती बैलेंस शीट में डाल देती है, जबकि वो जाना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में। तो यहां पे आपको एक तरह से डिस्क्रिशन मिलता है कि आपकी मर्जी है कि उसको आप ट्रीट कैसे करो। तो यहां पे हमको ध्यान देना पड़ता है एज एन एनालिस्ट कि कंपनी यहां पे खर्चों को कैपिटलाइज कर रही है या एक्सपेंस कर रही है। अगर एक्सपेंस कर रही है तो उसका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अगर कैपिटलाइज कर रही है उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, इक्विटी ज्यादा, एसेट ज्यादा। ठीक है, होपफुली दिस पॉइंट इज ओके। यहां पे ये मैं बात कर रहा हूं पहले साल में, क्योंकि पहले साल में ये 2 करोड़ का उसका खर्चा बच गया। जब उसने यहां पे उसको कैपिटलाइज करा तो इतना उसका खर्चा बच गया है यहां पे। तो इसीलिए कंपनी यहां पे जानबूझ के कई बार कैपिटलाइज कर देती है ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंस रिकॉग्निशन। तो यहां पे आप अपने खर्चों को कैसे दिखा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं यहां पे। ठीक है, नाउ व्हेन वी एक्सपेंस इट, जब हम उसको अपना खर्चा दिखाते हैं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे खर्चा हमारा कैसा होता है यहां पे कि सपोज कि हमारा एसेट डिप्लीट हो गया, उसकी वैल्यू वगैरह गिर गई यहां पे। ठीक है, तो इस केस पे हम यहां पे मतलब कि सपोज कि आपका सपोज डेप्रीशिएशन हो गया कि मशीन की वैल्यू घिस गई, मतलब कि सो व्हेन आई यूज द वर्ड डेप्रीशिएशन दैट इज वियर एंड टियर। ठीक है, तो यहां पे आपका मशीन की वैल्यू वगैरह यहां पे डिक्रीज हो गई है यहां पे। ठीक है, तो ये था, ये आपका मतलब खर्चा वगैरह होता। अच्छा सी देखो, एक्सपेंस के बारे में आई वांट टू से, अगर एक्सपेंस आपका इनकर्ड हो गया है, अगर एक्सपेंस आपका इनकर्ड हो गया है तो वो जरूर जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। यहां पे अगर एक्सपेंस आपका हो गया है तो वो श्योरली जाएगा। द रीजन बीइंग कि सपोज मैंने कुछ लेट्स से कि मैंने अपना टीवी ठीक कराया, तो जब मैंने तो फिर जब मैंने अपना टीवी ठीक कराया है यहां पे, सो देन आई एम लायबल टू पे टू दैट टीवी रिपेयर गाय। तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया है, मेरे को वो करना ही पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो वो मेरे खर्चे में हमेशा आता ही है, चाहे मैंने उसको पे चाहे फिर मैंने उसको पे अभी करा या नहीं करा। अगर मैंने यहां पे कुछ उससे सर्विस वगैरह ली है तो सो द कंपनी को वो खर्चा अपनी बुक्स में दिखाना ही पड़ता है यहां पे। तो अगर आपका एक्सपेंस लग गया है तो आपको वो अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाना ही पड़ेगा यहां। ठीक है गाइस, तो ये था आपका एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, ठीक है, सी देखो, जस्ट सी दिस लाइन। तो ये क्या बोलता है यहां पे, अगर सपोज कि कंपनी ने किसी पर्सन की सर्विस यूज कर ली है या कोई बेनिफिट वगैरह ले लिया है उस चीज से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिपेयर का, कि अगर मैं कुछ रिपेयर करवाता हूं तो उस केस में मुझे वो खर्चा दिखाना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे वही हो गया कि अगर कंपनी ने कोई यहां पे बेनिफिट वगैरह कंज्यूम कर लिया है तो उसको वो खर्चा अपना दिखाना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, चाहे वो उसके बदले में कैश पे करा हो या ना करा हो, उसको अपना खर्चा दिखाना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, नॉट नेसेसरीली व्हेन द कैश इज पेड, चाहे कैश पे करा हो या ना करा हो, अगर आपने यहां पे खर्चा आपका लग गया है तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे कुछ बात करते हैं, 2-3 हमारे मेथड्स हैं। पहला है मैचिंग प्रिंसिपल। देखो ये क्या बोलता है, सपोज कि आपने 100 गुड्स बनाए, 100 आपने गुड्स बनाए, उसमें से 90 बिक गए और 10 आपके अभी अनसोल्ड है, दीज आर अनसोल्ड। अब जो अनसोल्ड है वो हमारे क्या बन जाते हैं, दैट बिकम पार्ट ऑफ आवर इन्वेंट्री। ये हमारा इन्वेंट्री का पार्ट बन जाते हैं। होपफुली दिस पार्ट इज ओके यहां पे। तो अगर कंपनी ने यहां पे गुड्स वगैरह बेचे तो 90 बेचे हैं, 10 अभी उसके पास पेंडिंग बचे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। नाउ इस केस में तो जो मैंने गुड्स बेचे हैं, तो मेरी सेल कितने की हुई है, 90 गुड्स की, तो मैं खर्चा भी दिखाऊंगा 90 गुड्स का एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर मैं सेल्स दिखा रहा हूं 90 यूनिट्स की, तो जो मैं सीओजीएस दिखाऊंगा, सीओजीएस हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सेल कर दी है उसकी कॉस्ट, तो वो भी मैं दिखाऊंगा यहां पे
90 यूनिट्स की एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल। ये आपका हैगा मैचिंग प्रिंसिपल कि आप उस पीरियड में जितना आपने सेल दिखाया है उतना ही आप यहां पे खर्चा वगैरह दिखाओगे। यहां पे जितने यूनिट्स का आपने सेल दिखाया है उतने का ही आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल से मैटर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, ये जो खर्चों को बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। मतलब कि ये यहां पे देखो सी, अगर सपोज कि मैंने कहा कि अगर मैं सेल दिखा रहा हूं 90 की तो खर्चा भी मैं दिखाऊंगा 90 का यहां पे। लेकिन सपोज कि कोई स्टाफ का सैलरी है, अब स्टाफ को थोड़ी फर्क पड़ता है कि मैं 90 बेचूं या फिर 120 बेचूं, तो वो तो अपनी सैलरी फिक्स की फिक्स ही लेगा यहां पे। तो ये फिर हमारी होती है पीरियड कॉस्ट, ये इसका होता है एक्सेप्शन। बट होपफुली यू गॉट द आइडिया ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। जितने आपने गुड्स बेचे हैं आप खर्चा भी उतने के ही दिखाओगे यहां पे। ठीक है, यहां पे जस्ट सी दिस लाइन, जो आपका खर्चा है वो सेम पीरियड में होगा। ठीक है, तो ये आपका हैगा मैचिंग प्रिंसिपल यहां पे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां पे खर्चों को बैलेंस शीट में डाल रहे हैं और हम उसको धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब कि मैं वहां पे खर्चों को एक तरह से ट्रीट कर रहा हूं लाइक एन एसेट, और उस खर्चे को एक साथ दिखाने की बजाय मैं पार्ट्स में दिखा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डेप्रिशिएशन। दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन, कि आप उसको कैपिटल की तरह ट्रीट कर रहे हो यहां पे। मतलब आप ये कह रहे हो कि उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए उसके खर्चे को आप धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं यहां पे डेप्रिशिएशन लगा रहे हो या आप लगा रहे हो अमोर्टाइजेशन। देखो हमारे एसेट दो होते हैं, टेंजिबल जो हम टच कर सकते हैं और होते हैं इंटेंजिबल जो हम टच नहीं कर सकते। तो इस केस में आप कहीं ना कहीं जो आपके इंटेंजिबल एसेट है उसको आप कर रहे हो अमोर्टाइज। मतलब बात वही है, टर्म दूसरा आ गया। ये फिर आपका बिल्कुल सेम ही बिहेव करता है जस्ट लाइक डेप्रिशिएशन, लेकिन वर्ड दूसरा है। तो टेंजिबल वाले में वर्ड यूज करते हैं डेप्रिशिएशन का, और जो इंटेंजिबल है, ओके, व्हेन आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज फीस, लाइसेंस फीस, ये आपके होते हैं इंटेंजिबल एसेट, कि इस केस में इसको आप टच नहीं कर सकते। तो इसका जो वियर एंड टीयर हो रहा है, जो इसकी वैल्यू घिस रही है, उस पे हम चार्ज करते हैं अमोर्टाइजेशन। सो वी चार्ज अमोर्टाइजेशन ऑन दैट पार्ट। ठीक है यहां पे, एंड इमीडिएट एक्सपेंसिव लाइक ए सेट पीरियड कॉस्ट। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज स्टाफ की सैलरी हो गई, अब सैलरी कहीं ना कहीं आपका लिंक नहीं है कि मैंने गुड्स कितने बेचे कितने नहीं बेचे। उसके अलावा मान लो खर्चा हो गया एड का, एडवर्टाइजमेंट का। तो अब इस केस में जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का उस पर फर्क नहीं पड़ता है यहां पे। सिमिलरली आपका हो गया स्टेशनरी का खर्चा। अब आप गुड्स 100 बेचो या 50 बेचो, जो खर्चा है स्टेशनरी का वो तो होना ही होना है यहां पे। तो इस केस में ये हमारा हो गया, ठीक है, पीरियड कॉस्ट। दैट इज माय पीरियड कॉस्ट, कि ये कहीं ना कहीं पीरियड से लिंक होता है, उससे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने गुड्स बेचे यहां पे। ठीक है, इसको हम एकदम से एक्सपेंस करते हैं। अब अगेन ये बात कर रहे हैं यहां पे, जब आप कैपिटलाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप यहां पे उसकी कॉस्ट को डिले कर रहे हो। आप यहां पे जो एक्सपेंस है, ठीक है, आप उसको यहां पे डिले कर रहे हो। द सीरियस वर्ड, क्योंकि अगर आप मेरा एग्जांपल देखो, मैंने यहां पे जो 2 करोड़ का इंटरेस्ट था उसको मैं दिखा रहा हूं धीरे धीरे करके। तो कहीं ना कहीं मैं वहां पे खर्चों को डिले कर रहा हूं यहां पे। अब फिर अगेन उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा पहले साल में, इक्विटी ज्यादा, एसेट ज्यादा। ओके, सो आपका कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको लिखवाऊं, नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करते हुए आपका ज्यादा होगा, इक्विटी कहीं ना कहीं आपकी ज्यादा होगी, जो आपके एसेट है वो भी ज्यादा होंगे यहां पे आपके। ओके, नाउ लेट्स टॉक सम अदर थिंग्स। प्रॉफिट ज्यादा, एसेट ज्यादा, इक्विटी ज्यादा। ओके, उसके अलावा कुछ एक बार देख लेते हैं रेशियोज। ठीक है, तो कुछ रेशियो होता है सेल्स अपॉन फिक्स एसेट या सेल अपॉन टोटल एसेट। ये रेशियो हमारा होता है किस चीज का, किसी को याद है? ये रेशियो हमारा होता है एसेट टर्नओवर का। ठीक है, सो दैट इज माय रेशियो फॉर एसेट टर्नओवर। नाउ अगेन सिंपल देखिए कि अगर मेरा एसेट ज्यादा है तो ये रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, लोअर। ठीक है, उसके अलावा हम ये सपोज कि मैं मशीन की कॉस्ट को 30 की बजाय 32 दिखा रहा हूं,
मैं मशीन के खर्चे को 30 की बजाय 32 दिखा रहा हूं, तो इस केस में मैं ये जो मशीन है ये मेरा पार्ट होता है कैश फ्लो का, और ये जो मैं फिर अपने CFI में दिखाता हूं उसको, तो CFI मेरा यहां पर आएगा कम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मशीन में अगर ले रहा हूं तो एक तरह से मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और एज कंपेयर टू एक्सपेंसिंग CFO मेरा पॉजिटिव रहेगा। तो यार ये एक बार कहीं पे लिख लेना कि हमको बेनिफिट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट ज्यादा, एसेट ज्यादा, और ज्यादा हमारा इक्विटी, CFI ज्यादा, CFI कम और CFO ज्यादा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए यहां पे कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे सारे प्रॉफिट के रेशियो, ROA, रिटर्न ऑन एसेट, ये आपका होता है नेट प्रॉफिट अपॉन एसेट। ये फिर हमारा रेशियो ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है हमारा। ROE ये भी हमारा ज्यादा, ये होता है नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। सिंस प्रॉफिट मेरा बढ़ गया है यहां पे, तो ये रेशियो भी मेरा बढ़ जाएगा। यहां पे जो इक्विटी है वो बढ़ी है हल्की सी, लेकिन प्रॉफिट मेरा ज्यादा बढ़ गया है यहां पे, इसीलिए रेशियो बढ़ जाएगा यहां पे। क्लियर? उसके अलावा लेट्स टॉक सम नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये भी आपका ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करते हुए आपको फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। उसके अलावा रेशियोज हो गए डेट के, डेट अपॉन इक्विटी, सिंस मेरी इक्विटी ज्यादा है ये रेशियो लो। देखिए डेट के रेशियो लोअर आपके लिए बढ़िया रहते हैं। यहां पे हम चाहते हैं कि आपके पास लोन कम हो, सो इस केस में डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो आपके लिए लो। डेट अपॉन एसेट, सिंस एसेट मेरे ज्यादा है ये भी मेरा रेशियो लो। तो ये आपका होल्ड करता है यहां पे कि सारे के सारे रेशियोज अगर आप देखो याद करने का तरीका क्या है, डेट के रेशियो लो बढ़िया होते हैं, प्रॉफिट के रेशियो हाई बढ़िया होते हैं। तो अगर आप देखो यहां पे ROA, ROE, नेट प्रॉफिट मार्जिन सारे बढ़िया आ रहे हैं, डेट के रेशियो कम आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि कंपनी का डेट कम हो, डेट कम होता है तो उसका दिवालिया होने का चांस कम होता है, दे फेसेस लेस फाइनेंशियल रिस्क यहां पे। ओके, सो द कंपनी इज हैविंग अ लो अमाउंट ऑफ डेट बिकॉज दे विल बी एबल टू पे देयर इंटरेस्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? सपोज कि जैसे आपको क्या लगता है, लेट्स से कि चाइना अपने लोन में डिफॉल्ट कर सकती है, या लेट्स से पाकिस्तान? ऑब्वियसली द आंसर इज पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का लोन बहुत है एज कंपेयर टू चाइना। ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट यहां पे कि अगर आपका लोन ज्यादा है तो उसमें इंटरेस्ट बहुत जाएगा आपका। ओके, तो इस केस में यहां पे दैट इज वाई अगर मैं बात करता हूं डेट रेशियो के, डेट अपॉन इक्विटी, हम चाहते हैं हमारी इक्विटी ज्यादा हो, लेकिन अगर डेट ज्यादा है तो मेरा रिस्क ज्यादा है, कंपनी को बहुत दिक्कत होगी इंटरेस्ट पे करने में। और अगर कंपनी का लोन का पैसा वापस करना है, अगर वो नहीं कर पाई तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर देते हैं यहां पे, उसको वहां पे बोल देते हैं कि ओके आपका डिफॉल्ट हो गया है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान का भी लोन वापस मांगा था UAE ने यहां पे, तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से सऊदी अरेबिया से पैसा लिया और फिर आगे लोन का पैसा पे कर दिया यहां पे। यार अजीज ये काम कर सकता है, स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई कर दे इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज सच एन इशू। ठीक है, CFA का स्कॉलरशिप वगैरह है, अप्लाई टू दैट पार्ट। मे बी इफ यू आर लकी, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं उनको दोनों लेवल पे मिल गई थी स्कॉलरशिप, लेवल 1 पे भी लेवल 2 पे भी। तो अगर, और उनकी फीस वहां पे हो गई थी 40,000, हाँ 40,000 की फीस हो गई थी यहाँ पे। तो अगर आपको इशू है तो ये आप कर सकते हो। तो होपफुली यू गेट द आइडिया कि कैपिटलाइज करते हुए फायदा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट ज्यादा, डेट कम, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। उसके अलावा याद करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखो CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, हम चाहते हैं कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि जो हमारा मेन काम है उससे कैश ज्यादा आए, और आ रहा है यहां पे। तो कैपिटलाइज करते हुए कैश में भी आपको फायदा मिल रहा है यहां पे। हाउ कैन बी गेट स्कॉलरशिप, देखो होता, एक मैंने वीडियो बनाई थी यहां पे होला इन अजीज, ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाई थी
आई थिंक हमारे लिस्ट में होगी यहाँ पे, उसमें मैंने पूरा बता रखा है, वीडियो में पूरा बता रखा है कि स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करते हैं, एक एक स्टेप मैंने बता रखा है। जस्ट वॉच दिस वीडियो, आपको मिल जाएगी, हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। वो मैंने उस दिन आई थिंक शायद वो लाइव रिकॉर्डिंग में होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने लाइव किया था, मैंने पूरा प्रोसेस बताया था। बाकी जो भी आपको फाइनेंशियल कंडीशन है, सपोज कि सैलरी कम है आपके, या फिर लेट्स से कि आप अकेले हो, खुद ही मैनेज करते हो, कुछ भी आपको इशू है, जो भी आपको XYZ इशू है, उसका ऐसे बना के आपको देना पड़ता है और उसकी डेट वगैरह होती है। एंड इफ यू गेट दैट तो आपको वहां पे मिल जाएगी। मैंने उसमें ऐसे में अपनी कहानी लिखना कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है, झूठा मत लिख देना, क्योंकि फिर आपका इशू आ जाएगा एथिक्स का, ठीक है। तो जो भी होगा वहां पे, अगर आप लकी हो, लाइक आई सेड, मेरे 2 बच्चों को, दोनों को मिल गई थी, और एक लेवल नहीं, लेवल 1 में मिल गई, लेवल 2 में भी मिल गई, ठीक है। तो ये आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपसे, ये हम बात कर चुके हैं यहाँ पे, कैपिटलाइज करते हुए आपके एसेट ज्यादा, इक्विटी ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, सारे रेशियो आपके फेवर में। तो इसीलिए कंपनी कई बार जबरदस्ती कैपिटलाइज कर देती है। तो हमारा काम क्या है कि पकड़ना कि ऐसा ना हो कंपनी जबरदस्ती का कैपिटलाइज कर रही हो। सो वी नीड टू सी दैट साइन कि कंपनी कहीं जबरदस्ती का कैपिटलाइज ना कर रही हो यहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। देखो, डेप्रिसिएशन होता है, सपोज कि आपकी टेंजिबल एसेट थे, वो घिस गए, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो व्हेन योर एसेट डिक्रीज देन यू हैव दिस डेप्रिसिएशन। कि देखो क्या होता है, सपोज कि आपने, जैसे कि आप गाड़ी लेके आए हो, अब गाड़ी लेके आए हो, जो वैल्यू आपकी आज है, 1 साल बाद तो वो वैल्यू हमारी नहीं रहेगी। तो सपोज कि आपकी कार 12 लाख की है, आपने कहा कि वो चलेगी 6 साल, तो 12 लाख की कार है, तो वी कैन से कि ओके 1 साल बाद उसकी वैल्यू मिनिमम 10 लाख हो जाएगी। तो जो 2 लाख उसकी वैल्यू गिर गई है, जो उसका वियर एंड टियर हो गया गाड़ी का, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये मैंने जो डेप्रिसिएशन लगाया है, मैंने कहा कि 12 लाख की गाड़ी है, लाइफ 6 साल है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख हो गया। ऑब्वियसली यू कैन से कि ओके स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता है। तो हमारा एक और मेथड होता है विच इज डबल डिक्लाइनिंग। डबल डिक्लाइनिंग, इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में लगता है ज्यादा, इसमें डेप्रिसिएशन लगता है स्टार्टिंग में लगता है ज्यादा, बाद में लगता है कम। तो ये भी हमारा मेथड है DDM, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। इस केस में हमारा स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन, अगर आपको जानना है कि इसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, देखो कॉस्ट थी कितनी 12, तो इसमें जो रेट निकालते हो, जो रेट निकालते हो वो होता है 2 अपॉन लाइफ। ये फॉर्मूला होता है, इससे आप रेट निकाल सकते हो। तो जैसे ठीक है 2 अपॉन लाइफ, लाइफ थी 6 साल, तो यहां से हमारा रेट आ जाएगा 2 अपॉन लाइफ इंटू उसकी कॉस्ट। इससे आप निकाल सकते हो अपना डेप्रिसिएशन। तो पहले साल का जो ऊपर डेप्रिसिएशन है वो हो गया, लाइफ थी 6 साल, 2/6 इंटू 12 विच इज 4। तो ये 4 का आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो आपकी मशीन की वैल्यू रह गई 12 - 4 8। ये आपकी मशीन की रह गई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कि 1 साल के बाद में जो आपकी मशीन है बैलेंस शीट में कितने की है, 8 लाख की, मतलब आपकी तो गाड़ी होगी। तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हो डेप्रिसिएशन। सिमिलरली जैसे हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, अगर हमारा इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो उस पे हमारा लगता हैगा अमोर्टाइजेशन। थर्ड चीज है डिप्लीशन, कि तुम्हारा ये लगता है, सपोज कि हमारे पास कुछ है नेचुरल रिसोर्सेस। सो इफ वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, तो हमारा होता है डिप्लीशन। ओके, सो हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, ये 3 हमारे लगते हैं यहां पे। मतलब तो वो ये देखा जाए तो कि मतलब की वैल्यू गिर रही है उस एसेट की, ठीक है। नाउ बात करते हैं इंपैक्ट, तुम कर चुके हैं यहां पे। ओके, कैपिटल इंटरेस्ट ये भी हमने अभी किया था, जो मेरे को एग्जांपल दिया था कि 30 करोड़ की मशीन थी, 2 करोड़ का उसका इंटरेस्ट था। तो हमने यहां पे मशीन को दिखाया 30 का नहीं दिखाया, हमने दिखाया 32 का। सो बैलेंस शीट में हम उसको 32 का दिखाते हैं। तो ये आपका होता है कैपिटलाइज इंटरेस्ट, मतलब कि 2 करोड़ के इंटरेस्ट को आपने मशीन का कॉस्ट मान के उसको बैलेंस शीट में डाल दिया, दैट इज योर कैपिटलाइज इंटरेस्ट, ठीक है। अगेन वी हैव डन दिस पार्ट। ओके, ये भी हम कर चुके हैं।
ओके, अब बात करते हैं R&D, बैड डेट और वारंटी। R&D, ठीक है। देखो, अब यहां पे आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सपोज कि कंपनी है एप्पल, अब एप्पल कंपनी यहां पे करती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ना उस केस में जो भी वो यहां पे R&D करती है यहां पे, उसको ट्रीट कैसे करती है? तो एज पर दिस IFRS बोलता है, ये ना एक बार लिख लेना मेरे साथ में, कि IFRS बोलता है कि जो कॉस्ट है रिसर्च का, जो आप यहां पे कोशिश कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका जाएगा एक्सपेंसिंग में, ये आपका एक्सपेंस। और अगर आपने उसको अपना कैपिटल बना लिया, मतलब कि आपने अगर डेवलपमेंट कर दिया, तो बैलेंस शीट। तो ये ट्रीटमेंट होता है यहां पे। जो IFRS बोलता है वो कहता है इनकम की, अगर रिसर्च कर रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट, लेकिन अगर उसको डेवलप कर चुके हो तो बैलेंस शीट। ये ट्रीटमेंट है खर्चे का, रिसर्च और डेवलपमेंट का, रिसर्च एक्सपेंस, डेवलपमेंट बैलेंस शीट। सिमिलरली जो यूएस गैप है उसका अलग है। यूएस गैप होता है यूएसए में, ऑब्वियसली कनाडा में ये यूएस गैप होता है। तो यूएस गैप क्या बुलाता है? कहता है कि कोई भी खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी खर्चा है R&D का, यहां पे इस केस में हर एक खर्चे को एक्सपेंस करो, हर एक खर्चे को एक्सपेंस करो। लेकिन अगर वो टेक्निकली फीजिबल है, अगर वो टेक्निकली फीजिबल आपने अचीव कर लिया है, तो ये आपका बैलेंस शीट। तो ये यहां पे आपका बुलाता है R&D का खर्चा यूएस गैप में, कि अगर खर्चा रिसर्च का है या डेवलपमेंट का है, इनकम स्टेटमेंट, लेकिन अगर वो टेक्निकली फीजिबल है। सो व्हेन आई यूज द वर्ड टेक्निकली फीजिबल, कि जिस वे में आप उसको यूज करना चाहते थे, टेक्निकली वो वैसा बन चुका है। सपोज कि मैं कुछ सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, नाउ इस केस में अगर मैं सॉफ्टवेयर से अपने एम्प्लॉय की रिकॉर्ड करना चाहता हूं, एंट्रीज वगैरह, और वो वैसे ही काम कर रहा है, देन दैट इज टेक्निकली फीजिबल, और मैं उसको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। 6 महीना अजीज, तो 6 मंथ इज वेरी गुड टाइम। 6 मंथ आई हैव सीन गाइस जो कि लास्ट के 2-3 महीने में भी कर देते हैं, बट सेफ्टी के लिए 6 महीना, 6 मंथ या 8 मंथ मान लो। लेकिन सेफ्टी के लिए अगर अच्छे से कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा कर दिया कि अगेन होपफुली ये वाला पार्ट आप लिख लेना, रिसर्च कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट, कि यूएस गेम में कैसा है और कैसा है यूरोप वगैरह में। तो ये जो IFRS है ना, ये फॉलो होता है आपका यूरोप वगैरह में, यूके वगैरह में फॉलो होता है IFRS। और बाहर की जो फिर हमारा इंडिया में ना, इससे बहुत इंस्पायर है IFRS से। तो हमारा जो इसमें रिपोर्टिंग वगैरह है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एस्पायर है IFRS से यहां पे, ठीक है। तो ये था आपका यूएस गैप का और IFRS का यहां पे, ठीक है। नाउ फर्दर मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहां पे। ये हमने कर लिया, ठीक है, ये भी हमने पूरा कर लिया, यूएस गैप का भी हमने पूरा कर लिया यहां पे। रॉयल, उसमें कैसे स्कोर कितना आया था CA में, वो बात का, लेकिन वो देखो वो हल्का सा याद करने का हो जाता है, यहाँ पूरा समझने का है। आई डोंट थिंक आई कैन बिकम CA, मेरी बस की नहीं है CA करना, क्योंकि CA में बहुत याद करना पड़ता है, एंड आई एम वेरी बैड विद मेमोरीज। तो मैं चीजें समझ पाता हूं, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू गाइस, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस्टिमेटिंग बैड डेट और वारंटी लायबिलिटीज। अब देखो कंपनी यहां पे एस्टिमेट करती है कि बैड डेट कितने लोग पैसा नहीं देंगे। सपोज कि हमने बोला कि 5% लोग पैसा नहीं देंगे, सो वी मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट, कि इतना पैसा हमारा वापस नहीं आ पाएगा। सिमिलरली वी मेक ए प्रोविजन फॉर वारंटी, कि हमने गुड्स बेचा है, उसमें से कुछ खराब हो जाएगा, सो वी हैव प्रोविजन फॉर बैड डेट, कि कुछ पैसा हमारा वापस नहीं आएगा, एंड वी हैव प्रोविजन फॉर वारंटी, कि हमने कुछ गुड्स हमारा खराब हो जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए हमको खर्चा करना पड़ेगा यहां पे। सो कंपनी जब भी सेल करती है तो अपना प्रोविजन तभी बना देती है कि इतना पैसा वापस नहीं आएगा,
इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट, कि जो हमारे डेटर्स है वो बेकार है, वो पैसा नहीं देंगे, या प्रोविजन फॉर वारंटी का। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोविजन को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री से, अपने कंपटीशन वालों से, कि ज्यादा है या कम है यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या इजी नहीं है, क्या इजी नहीं है? सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन या सी, क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है, तो अगर आप यहां पे प्रोविजन कम बनाते हो तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि प्रोविजन हमारा खर्चा है। तो अगर कंपनी प्रोविजन कम बनाती है तो उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आएगा। तो वी नीड टू सी, कंपनी कहीं जानबूझ के ये जबरदस्ती तो नहीं दिखा रही है यहां पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी यहां पे, हाँ, लोअर प्रोविजन। अगर आप अपना प्रोविजन कम दिखा रहे हो तो उस केस पे कहीं ना कहीं आप अपनी लायबिलिटी को कम दिखा रहे हो और प्रॉफिट को दिखा रहे हो ज्यादा। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या होता है कि जो आपकी हर साल नहीं होती। तो अगर मैं आपको नॉन रिकरिंग का एग्जांपल दूं, सपोज की कोक कंपनी है, कोका कोला। अब कोक कंपनी सपोज की मशीनें बेचती है, तो मशीनें बेचना इज नॉट योर मेन बिजनेस। उस केस में आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो दैट इज नॉन रिकरिंग, क्योंकि हर साल आप यहां पे मशीनें नहीं बेच सकते। तो व्हाट वी वांट इज कि यहां पे जो आपका रिकरिंग है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि जो आपका मेन काम है। अगर कोक कंपनी का मेन काम कोल्ड ड्रिंक बेचना है तो वहां से उसके पास रेवेन्यू ज्यादा आना चाहिए। और जो नॉन रिकरिंग है, सो व्हेन आई यूज द वर्ड नॉन रिकरिंग, कि हमारा वन टाइम हो गया, सो वन टाइम हमारा यहां पे कम होना चाहिए यहां पे। हाँ, सीए फाउंडेशन, ये गलती मत करना कि लेवल वन इज ए बिट इजी, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है, आई हैव सीन गाइस फ्लंक दैट एग्जामिनेशन। अगर आप लेट्स से पास हो चुके हो या आप एग्जाम दे चुके हो तो अलग बात है, बट स्टिल लेवल वन इज नॉट इजी। आपको फील होगा कि यार, हाँ यार, ये मुझे हर बार आता है। सीएमए कौन सा, इंडिया है या फिर यूएस? ओके, ठीक है, ओके। हमारा है नहीं क्या सीएमए, इंडियन सीएमए नहीं फिलहाल। सीएस तो है मेरे ख्याल से पीडब्ल्यू का। आई एम नॉट अवेयर सीएमए है या नहीं। मुझे बच्चे का कई बार आता है कि यूएस सीएमए या फिर इंडियन सीएमए, कई बार बोलते हैं। तो क्यों मुझे यार होला, लेवल वन इज इजी। यार लेवल वन इजी तो नहीं है, आई हैव सीन गाइस फ्लंक द एग्जामिनेशन। आई हैव सीन गाइस जो कि ये वाला एग्जाम फेल हो जाते हैं। तो लेवल मतलब आपका पास हो गया, बढ़िया बात है, लेकिन बाकी को मत वो करो, ऐसा ना कि वो पढ़े ना सोच के कि इजी है। नहीं, इजी नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये जो बोल रहा है ना, ये इसने भी टाइम दिया होगा अच्छा खासा। आपके सामने तो बोल रहा है कि हाँ इजी है, इजी है, एंड में उसकी भी हवा खराब होगी। इससे पूछना, बताइए तो, जब उस टाइम पेपर देने गया था तो आपकी हवा खराब नहीं थी? आपको था नहीं डर वगैरह? हार्ड नहीं है, बट इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। सीएफए लेवल वन, इवन लेवल टू भी है, सेम ही है। लेवल टू भी कौन सा कुछ रॉकेट साइंस है, वो तो सेम ही, लेवल थ्री भी सेम ही है। यार नित्या, नित्या मैं बोल दूंगा यार। अब देखो, अब देखो आपने पत्ते खोल रहा है, कह रहा है 7 मंथ। अगर कोई चीज इजी है तो 7 मंथ में उसको हो जाएगा या फिर लगेंगे 10 दिन में? तो यार टाइम देना पड़ेगा आपको, मिसगाइड मत कर बाकियों को। ठीक है ना, मतलब ऑफ कोर्स आप भी डरे होगे, मतलब मैं आपको एक चीज साफ साफ बोल देता हूं। इवन आई वॉज केयर टू, आई वोंट लाई। जब मेरा लेवल थ्री का मेरा स्कोर आया था, मैं बताता हूं, मैं 2 घंटा सोफे पे बैठा था और मैं वहां से हिला नहीं था, कि मैं भी इतना घबराया हुआ था लेवल थ्री के टाइम पे। लेवल टू के टाइम पे याद नहीं है, लेवल थ्री का मुझे याद है कि लेवल थ्री के टाइम पे आई वॉज केयर्ड। आपको सच बोलना चाहिए बच्चों से, कि ये नहीं कि हमारे भी होते हैं ऐसे ही, क्योंकि लेवल थ्री के टाइम पे, क्योंकि लेवल थ्री में ना ऐसे होता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तुम कैसा लिख के आए हो, सही लिख के आए हो, क्योंकि एमसीक्यूज ओके, बट ऐसे में आपको उसका उसके हिसाब से आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज होती है। दूसरा, टाइम का बहुत इश्यू होता है लेवल थ्री में। हाँ यार, मैं बोल दूंगा।
क्या लिखा है? 3 ओशन क्या? हाँ, 3 ऑप्शंस होते हैं, राइट। देखो आपने हाफ लिखा, मैं समझ गया। 3 ऑप्शंस होते हैं, ABC होते हैं CFA में। ठीक है, चलो। बात कर रहा हूं मैं कि आपका नॉन रिकरिंग होना चाहिए। यहां पे इसी केस में आपका आता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। देखो हम क्या करते हैं, हम यहां पे नेट प्रॉफिट दिखाते हैं अपने मेन बिजनेस का, लेकिन उसके साथ में दिखा देते हैं नेट प्रॉफिट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का। सपोज कि आपके 4 प्लांट थे, ABCD, उसमें से प्लांट डी को आपने बंद कर दिया। ना इस प्लांट डी को आपने बंद कर दिया, सपोज प्लांट डी था 100 रुपए का, 100 करोड़ का मान लो, और आपने 120 का बेच दिया। तो 100 करोड़ का प्लांट आपने 120 का बेच दिया, आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 का। और अगर मान लो टैक्स है 30%, टैक्स है 30%, तो इस केस में जो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? हमको प्रॉफिट हुआ है 20 करोड़ का। प्रॉफिट है आपका 20 करोड़ का। तो हम यहां पे अपना नेट प्रॉफिट दिखाते हैं, 20 नहीं दिखाएंगे, टैक्स के बाद का प्रॉफिट दिखाएंगे, विच इज, हम इसमें से टैक्स काट लेंगे 30%, तो हम दिखाएंगे 14 करोड़ का। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, कि जो आपका मेन बिजनेस था वो अगर बंद हो गया है, सपोज कि लाइक आई सेड कि आपने कुछ प्लांट वगैरह बंद कर दिया, तो उसका आप प्रॉफिट दिखाते हो और अपने नेट प्रॉफिट में उसको ऐड कर देते हो। ठीक है, और वो दिखाते हैं टैक्स के बाद। सो नेट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन दिखाते हैं हम यहां पे। ठीक है, तो ये था आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का। यहां पे अगेन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर सपोज कि आप अपनी पॉलिसी चेंज करते हो, जैसे कि हमारा इन्वेंट्री का मेथड लाइफो से फाइफो कर दिया, या डेप्रिसिएशन का मेथड SLM से DDM कर दिया, तो ये आपका चेंज होता है पीछे से। सो द चेंज इज रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन अगर आप अपने एस्टिमेट्स चेंज करते हो, एस्टिमेट्स मतलब कि सपोज कि यहां पे मैंने से एस्टिमेट्स कि आपने कहा मशीन चलेगी 4 साल, बाद में आपने कहा जी नहीं मशीन चलेगी 3 साल। या मान लो सेल्वेज वैल्यू, सो व्हेन आई से सेल्वेज वैल्यू मतलब कबाड़ की वैल्यू, आपने कहा पहले होगी 20,000, बाद में कहा 0। तो आप अगर अपने एस्टिमेट चेंज करते हो तो उसको आप चेंज करोगे आगे से, मतलब कि जो उसका इफेक्ट होगा ना, क्योंकि अगर मान लो कि डेप्रिसिएशन आपका 4 से 3 साल हो गया, तो हमारा खर्चा भी यहां पे अलग अलग हो जाएगा यहां पे, तो इसको हम चेंज करते हैं प्रोस्पेक्टिवली। तो जो हमारे एस्टिमेट्स हैं वो होंगे आगे से, लेकिन जो मेथड है वो चेंज होगा पीछे से। मतलब कि अगर कंपनी लाइफो से फाइफो करती है तो उसके अकाउंट कैसे दिखते अगर फाइफो से होते वो, और ये मैं दिखाऊंगा स्टार्टिंग से, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिवली। यहां पे तो पॉलिसीज चेंज होती है रेट्रोस्पेक्टिवली, और एस्टिमेट्स चेंज होते हैं प्रोस्पेक्टिवली। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, यहां पे अगर सपोज कि पहले कुछ आपका एरर था और वो आपने पकड़ लिया है यहां पे, ठीक है, तो जहां से वो एरर चलता हुआ आ रहा था वहां से आप अपनी बुक्स को ठीक करोगे यहां पे। ठीक है, तो इसमें कि इसके इसमें भी जहां से हमारा तो, और हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एरर था कैसा। ठीक है, और हम अपने इंटरनल कंट्रोल्स पकड़ क्यों नहीं पाए, वो हाथ में क्यों नहीं पाया, उसके वो कहीं ना कहीं शो करता है खराब काफी साइन। तो ये एक आपके लिए हो गया रेड फ्लैग कि आप एरर को पकड़ नहीं पाए, और जहां से आपका एरर चलता हुआ आ रहा है वहां से आप अपने बुक्स को ठीक करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन चीज पे इस चैप्टर के, अर्निंग पर शेयर। ये आपका होता है कि एक शेयर पे आपने कितना कमाया। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये आपका फॉर्मूला होता है ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे आपने कितना कमाया। अगर आप इसका वो देखो न्यूमरेटर, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये क्या होता है कि प्रॉफिट में से अगर हम लेस कर दें प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमारा प्रॉफिट बच गया इक्विटी वालों का। सो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर, यहां से मेरा आता है बेसिक ईपीएस।
बेसिक अर्निंग पर शेयर है यहां पे, ठीक है। यहां पे इसी वे में अगर मैं आपसे फर्दर बोलूं, यहां पे अगर कई बार क्या होता है कि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ जाते हैं। सपोज मैंने कहा कि मेरे 100 शेयर्स थे 1 जनवरी को, मेरे 100 शेयर्स थे 1 जनवरी को, और 1 जुलाई को 50 शेयर्स और इशू कर दिए गए। सो अगर 50 शेयर्स इशू कर दिए गए, उससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो उस केस में अगर मुझे कंप्यूट करना है नंबर ऑफ शेयर्स, मैं क्या बोलूंगा, आई विल से 100 शेयर्स थे 6 महीने के लिए, और इस नेक्स्ट 6 महीने के लिए मेरे पास शेयर बढ़ गए। तो ये 6 महीने के लिए मेरे पास शेयर थे कितने, 100 पहले ही थे, 50 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो हमारे 150 हो गए। तो वी विल से टू कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स 100 6 महीने के लिए इंटू 6/12 और 150 इंटू 6/12। इससे वी कैन कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर, जो कि आपका 125 आएगा। तो हम जो नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे वो लेंगे 125। मतलब कि मैंने कहा 100 शेयर्स थे 6 महीने के लिए, और अगले 6 महीने के लिए शेयर्स थे 150, क्योंकि 50 नए शेयर आ गए हैं यहां पे। तो ये आपका होता है। इस केस में हम उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं। हाँ, BA2 आपको अलाउड है CFA में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह कंप्यूट कर सकते हो। तो ये था आपका बेसिक EPS। प्रॉफिट में से आपने लेस कर दिया डिविडेंड। लेकिन क्या होता है कि कई बार प्रेफरेंस शेयर्स कॉमन शेयर्स में कन्वर्टेबल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कॉमन शेयर्स में कन्वर्टेबल होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो डेट है वो भी कन्वर्टेबल होता है कॉमन शेयर्स में, या फिर आपको मिलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये भी कई बार कन्वर्टेबल होते हैं कॉमन शेयर्स पे यहां पे। तो इस केस में डेट आपका कन्वर्टेबल है, या कॉमन शेयर, या फिर आपके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल है, या आपके पास ESOP है। तीनों ही केस में अगर आप यहां पे कन्वर्ट करवा लेते हो तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे यहां पे। ओके, तो इस केस में यहां पे, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होता है, देखो हमारा फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये मेरा नॉर्मल फॉर्मूला था। लेकिन अगर सपोज प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्ट हो गया कॉमन शेयर्स में, तो ये डिविडेंड मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं यहां पे कि सारे के सारे यहां पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस केस में मेरा फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स प्लस जो शेयर्स मेरे कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको बुलाते हैं डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कन्वर्ट हो जाए। अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो हमारा डिविडेंड है वो बच जाएगा। तो नेट प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से हम लेस नहीं करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए हैं यहां पे, तो उनको हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे। सो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स प्लस जो आपके शेयर्स कन्वर्ट हो गए हैं, ये आपका हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको देखो, अगर डेट आपका कन्वर्ट हो गया तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर है तो मतलब मान लो कि खाली प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं हुए, खाली डेट कन्वर्ट हुआ है, तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब देखो जब डेट कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट बच जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से हमारा टैक्स बच जाता है, तो हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। तो हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहां पे कि आप इंटरेस्ट पूरा ऐड नहीं करोगे, आप इंटरेस्ट आप खाली ऐड करोगे इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, एंड लास्ट में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स प्लस जो आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहां पे ऐड करने वाले हो। यहां पे ये आप सारे फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूं ध्यान से लिख लेना, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए
कि खासकर इसमें आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपको 1 माइनस टैक्स भी लेस करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा जो बचेगा वो इंटरेस्ट नहीं बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से हमारा टैक्स कम हो जाता है। तो अगर मान लो कि इंटरेस्ट था 100 रुपए और टैक्स था 30%, तो मैं यहां पे ऐड करूंगा प्लस 100 1 माइनस 0.3, मतलब कि मैं 70 ऐड करूंगा, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट बचेगा वो सिर्फ बचेगा 70 का। ठीक है, तो हम यहां पे ऐड करते हैं इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स यहां पे। एंड लास्ट में ईसॉप। ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नाउ इस केस में हमने अपने एम्प्लॉय को कुछ शेयर्स, कुछ हमने ऑप्शन दे दिए। नाउ इस केस में यहां पे हम ऐड करेंगे, ये मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन सीधा फॉर्मूला इसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो सेम का सेम रहेगा, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और नीचे आपके ऐड हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स प्लस जो आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कन्वर्ट कितने हो रहे हैं ये मैं जस्ट आपको अभी बताता हूं। देखिए, ये कंपनी ने अपने मैनेजर को ईसॉप दिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया। अब इसमें क्या है कि यहां पे जो इसको ईसॉप मिले हैं, ये जो आपके ईसॉप हैं ये आपके शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। सपोज कि मैं कंपनी, मैंने आपको ईसॉप दे दिया। अब उस केस में आप लेट्स से कि ईसॉप एक कागज है, आप इस कागज को 2 साल बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज कि शेयर का प्राइस जो मर्जी हो, आपको पड़ेगा 50 रुपए का। तो अगर मैंने आपको 1000 ईसॉप दिए, आप उससे एक शेयर ले सकते हो, कितने का? 50 का एक शेयर ले सकते हो यहां पे। तो अगर आपके पास 1000 ईसॉप है तो 1000 ईसॉप 1000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यहां पे। ठीक है, तो अगर आपके पास ईसॉप 1000 ईसॉप है तो ये आपके 1000 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ जाएंगे उसको कंप्यूट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ईसॉप इनटू मार्केट प्राइस माइनस फिक्स प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला ध्यान से लिख लेना, ईसॉप, नंबर ऑफ ईसॉप इनटू मार्केट प्राइस माइनस फिक्स प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। इस फॉर्मूला से आप कंप्यूट कर सकते हो कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैंने कहा कि आपको एक शेयर पड़ेगा 50 का। आपने कहा ठीक है, मैंने आपको 1000 दे दी ईसॉप। अब उस केस में यहां पे आपका 1000 आ गया और आपको जो फिक्स प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 50 रुपए का। लेकिन बाजार में तो वो शेयर कुछ प्राइस का होगा ना। मान लो मार्केट प्राइस है, ओके, मान लो मार्केट प्राइस है ठीक है, मान लो मार्केट प्राइस है 150 रुपए, तो 150 का शेयर आपको पड़ा कितने का? 50 का। सो वी विल से 1000 इंटू 150 माइनस 50 अपॉन 150। तो इससे अगर आप कंप्यूट करोगे तो जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं 667। इस तरीके से आप यहां पे कंप्यूट कर सकते हो यहां कि ईसॉप इनटू मार्केट प्राइस माइनस फिक्स प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। इस तरीके से आप यहां पे कि आपके यहां पे कितने शेयर्स बढ़ रहे हैं वो कंप्यूट कर सकते हो यहां पे। ठीक है, ये हमने ये तीन फॉर्मूला ध्यान से इसको लिख लेना है यहां पे। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ईपीएस, और अगेन इससे जो आप कंप्यूट करते हो वो होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, और ये वाला फॉर्मूला था बेसिक का। दिस वॉज योर फॉर्मूला फॉर बेसिक, और बेसिक हमेशा ज्यादा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस से, या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा बेसिक। तो अगर मान लो आपने क्वेश्चन करा, क्वेश्चन आपको आ गया डाइल्यूटेड ईपीएस का, उसका आंसर 2.2 आ रहा है मान लीजिए, और इसका आंसर 2.1 आ रहा है, तो गलती से भी, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है डाइल्यूटेड ईपीएस, तो आप आंसर मार्क करके आना 2.1। मतलब कि अगर डाइल्यूटेड की वैल्यू, अगर डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से ज्यादा आ रहा है तो आपको आंसर लिख के आना है बेसिक का। द रीजन बीइंग
कि अगर आपका यहां पे वो अगर ये अगर ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं कि जो वो कन्वर्ट करवा रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो वो कन्वर्ट नहीं कराएंगे। ओके, तो बॉटम लाइन क्या है कि बेसिक हमेशा ज्यादा होना चाहिए डायलूटेड ईपीएस से। अगर डायलूटेड ज्यादा आ रहा है तो आपको आंसर लिख के आना पड़ेगा बेसिक वाला। ठीक है, ये हमने पूरा कर दिया गाइस। ये अगेन वी कवर दिस पार्ट। अगेन देखो सेम फॉर्मूला लिखे हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे ना अलग से, ये सेम फॉर्मूला लिखे हैं यहां पे। देखो ये देखिए यहां पे, ठीक है। तो प्लस जो आपने यहां पे करी है एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने करा था प्रेफरेंस का डिविडेंड मैंने लेस नहीं करा था, या फिर मैंने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया था, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स को, और नीचे हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन। बट लाइक आई सेड कि जो मैंने रफली वो लिखा था ना उसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, अगेन वी हैव कवर्ड। अच्छा ये देखो, अब बात करते हैं प्रॉफिट के रेशियो के। यहां पे अब हमारा यह है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। हम यहां पे इनकम स्टेटमेंट के हर एक चीज को सेल से डिवाइड कर रहे हैं। सीओजीएस डिवाइड बाय सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, जो खर्चा ऐड का डिवाइड बाय सेल्स। तो हम यहां पे हर एक चीज को यहां पे डिवाइड बाय सेल्स कर रहे हैं, तो और हमने उसको परसेंटेज पे निकाल लिया। दैट इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ऐसे ही कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करते हो, तो इसमें आप कहीं ना कहीं सेल से डिवाइड कर रहे हो। और ऐसे ही अगर मेरा कॉमन साइज बैलेंस शीट है उसमें मैं डिवाइड करता हूं किस चीज से, टोटल एसेट से। हर एक चीज को टोटल एसेट से डिवाइड कर दूंगा। ये आपका होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। सो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आप हर एक चीज को डिवाइड कर रहे हो सेल से, और कॉमन साइज बैलेंस शीट दैट इज आप हर एक चीज को डिवाइड कर रहे हो टोटल एसेट से। मतलब डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, लेट्स से इन्वेंट्री डिवाइड बाय टोटल एसेट, डेटर्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। इस तरीके से आप हर एक चीज को लाइन से डिवाइड कर रहे हो टोटल एसेट से। दैट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट यहां पे। ठीक है, अब देखो यहां पे यहां से फिर हमारे आ जाता है रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगेन ये रेशियो हम चाहते हैं हमारा ज्यादा हो। सिमिलरली नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट क्या होता है, सारे खर्चों के बाद जो हमारा प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है आपकी कंपनी के ऑपरेशन का प्रॉफिट। ठीक है, अभी इसमें इंटरेस्ट और टैक्स लेस नहीं हुआ है। दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो ये हमारा था 3-4 रेशियो यहां पे। सिमिलरली प्री टैक्स मार्जिन, ये क्या होता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, विच वी कॉल पीबीटी डिवाइड बाय सेल्स। ये आपका हो गया प्री टैक्स मार्जिन यहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर पे जो कि है बैलेंस शीट। अब कंपनी यहां पे अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनाती है यहां पे, उसमें वो शो करती है लायबिलिटी, एसेट और इक्विटी। अब जो लायबिलिटी है वो दो तरीके से होती है, करंट या नॉन करंट। सो व्हेन वी से करंट, मतलब जब मैं बात करता हूं करंट की तो मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म की। जो करंट है चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, अगर वो लेस देन 1 ईयर की है तो वो है करंट, और अगर मोर देन 1 ईयर की है तो वो है नॉन करंट। सो वी हैव दिस करंट एज वेल एज नॉन करंट। तो अगर शॉर्ट टर्म की है तो करंट है, लॉन्ग टर्म की है तो आपकी नॉन करंट है। होपफुली दिस पॉइंट इज ओके। ठीक है, उसके अलावा हमें पता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये हमारी इक्वेशन होती है। ये हमने जो क्लास थी ना प्री रिक्वेस्ट की, उसमें भी हमने ये कवर किया था। नाउ इस केस पे आपके एसेट होते हैं दो तरीके से, करंट और नॉन करंट। सिमिलरली आपके जो लायबिलिटी भी होती है दो तरीके से, शॉर्ट टर्म विच इज करंट और लॉन्ग टर्म विच इज नॉन करंट। सपोज कि आपका कोई बॉन्ड है वो 5 साल बाद पे होना है, या कोई लोन है वो 5 साल बाद पे होना है, दैट इज नॉन करंट। लेकिन सपोज कि हमारे जो करंट में कौन सा आ गया, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो लोन है 1 साल से कम का, या जो आपके सप्लायर को आपको पेमेंट करनी है, दैट इज योर
क्रेडिटर्स, तो वो आपके क्या हो गए, नॉन करंट। ठीक है गाइस, तो इस केस में यहां पे ये पहले बात करता है यहां पे इंटेंजिबल एसेट की, यहां पे तो जो बेसिकली हमारे हम उसको टच नहीं कर सकते यहां पे, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब इस केस में यहां पे उसको यहां पे दो उसमें कर रहा कैटेगराइज, आइडेंटिफाइबल और अनआइडेंटिफाइबल। अब उसमें जो सपोज कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, सपोज पेटेंट का या ट्रेडमार्क का, तो वो इस कैटेगरी में आ गया, आइडेंटिफाइबल में। लेकिन इस केस में ये इसका जो एग्जांपल मेरे मन में आता है स्ट्रेट अवे, वो है गुडविल। तो गुडविल आपकी एसेट हो गई कि जिसको आप यहां पे नहीं शो कर सकते हैं यहां पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुडविल होता क्या है। देखिए, ये कंपनी ने इस कंपनी XYZ को परचेज करा, 100 करोड़ रुपए दिए, कंपनी ने XYZ को परचेज करा 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और जो इसके एसेट थे XYZ के, वो 160 के थे और लायबिलिटी 85 की थी। ठीक है, जब उसकी लायबिलिटी 85 की है, एसेट 160 के हैं, तो उसकी इक्विटी कितनी की हो गई, 75 की। तो 75 की इक्विटी के लिए कितना पेमेंट करी है, 100 की। जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका, इन दोनों का। जो परचेज प्राइस है, ये है हमारा परचेज प्राइस जो कैश पे कर रहे हैं, और ये है हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी। जो इसका डिफरेंस है 25 का, वो आपका गुडविल। ये आपका यहां पे गुडविल होता है, यहां मतलब परचेज प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, जो मैं वैल्यू ऑफ जो मैंने यहां पे एसेट और वैल्यू ली है लायबिलिटी की, वो ली है फेयर वैल्यू। ये आपकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है यहां पे। तो ये आपकी होती है गुडविल। तो गुडविल को आप यहां पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। लेकिन जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि जो हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं, इंटेंजिबल एसेट होते हैं, इसको हम करते हैं अमोटाइज। लेकिन गुडविल को हम अमोटाइज नहीं करते, गुडविल को हम अमोटाइज नहीं करते, हम उसको इंपेयर करते। ये वाला पॉइंट कहीं पे लिख लेना कि गुडविल को हम अमोटाइज नहीं करते, हम उसको यहां पे इंपेयर करते हैं, कि हम उसको चेक करते हैं। जैसे कि इस केस में गुडविल मेरी 25 आ रही है, गुडविल मेरी 25 आ रही है। अब इसमें मैं चेक करूंगा कि अगले साल बाजार में गुडविल 25 है या फिर कम हो गई है। अगर मैंने चेक करा गुडविल थी 22, तो मैं 3 का मैं यहां पे अपना लॉस दिखाऊंगा इनकम स्टेटमेंट में। तो अगर हम यहां पे गुडविल को टेस्ट करते हैं इंपेयरमेंट के लिए, वो टेस्ट इंपेयरमेंट का लेवल 2 में आता है कि वो कैसे करते हैं। बट मोटा मोटा आपके हिसाब से गुडविल थी 25 की, लेकिन वो होनी चाहिए थी 22 की। तो गुडविल ये आपकी होनी चाहिए थी, तो आपको 3 का लॉस बुक करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में विद द नेम कि आपने गुडविल को इंपेयरमेंट कर दिया है यहां पे, दैट इज इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल के नाम से आपको शो करना पड़ेगा। तो जो आपके एसेट है वो आपके होते हैं अमोटाइज, लेकिन गुडविल को आप चेक करते हो साल में एक बार कि वो उसकी वैल्यू कहीं कम तो नहीं हो गई। यहां पे अगर कम हो गई तो आपको उसको इंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये हम कर चुके हैं। ये हमने आज ही किया था कि जो खर्चा है रिसर्च का वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और जो खर्चा है डेवलपमेंट का वो जाएगा बैलेंस शीट में। यूएस गैप में क्या था कि सारे खर्चे एक्सपेंस, लेकिन अगर टेक्निकली फीजिबल है तो बैलेंस शीट। ओके, ये हमने अभी किया था हमने। ठीक है, अब इस केस पे देखो, अगर आपके इंटेंजिबल एसेट फाइनाइट है, मतलब मान लो 5 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, तो आप उसको अमोटाइज करते हो। लेकिन अगर आपका इंटेंजिबल एसेट अगर इनडेफिनेट है, अगर वो इनडेफिनेट है, तो आप उसको टेस्ट करते हो इंपेयरमेंट का। आप चेक करते हो कि कहीं उसकी वैल्यू गिर तो नहीं गई। तो अगर टेंजिबल, तो अगर आपका जो एसेट है वो है इंटेंजिबल, लेकिन 5 साल, 10 साल, 20 साल का है, आप उसको बिल्कुल ट्रीट करोगे सेम जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। आप उसकी वैल्यू को कम करोगे, अमोटाइज करोगे। लेकिन लाइक आई सेड, अगर आपका जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी लाइफ ही नहीं है कुछ भी, तो उस केस पे आप उसको यहां पे कहीं ना कहीं इंपेयरमेंट करते हो। आप चेक करते हो कि
कहीं उसकी वैल्यू गिर तो नहीं गई यहां पे। ओके, तो अगर आपका एसेट इनडेफिनेट है तो ठीक है, बिल्कुल गुडविल की तरह आप उसको साल में एक बार इंपेयरमेंट करोगे उसकी यहां पे। अब इस चैप्टर का मेन क्रक्स पे मैं आपको लेके आता हूं यहां पे। अच्छा, ये एक बार देख लीजिए, ये सारे खर्चे आपके जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। मतलब कि ये मशीन की कॉस्ट में कभी भी नहीं आएंगे। जैसे कि आपका खर्चा हो गया एम्प्लॉय को ट्रेन करने का, आपका ट्रेनिंग कॉस्ट, जो आपका खर्चा हो गया ओवरहेड का सारा इनकम स्टेटमेंट। सिमिलरली खर्चा आपका हो गया एड का, खर्चा हो गया रीलोकेशन का, या एम्प्लॉय को खर्चा हो गया रिगार्डिंग द टर्मिनेशन। ये सारा का सारा जो आपका खर्चा है ये जाता है इनकम स्टेटमेंट में। ऑल दिस आर शोन इन द इनकम स्टेटमेंट यहां पे। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। जो फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि 25 वाला गुडविल हमारी आई थी, ये सेम बता रहा हूं, सेम बात। ओके, ठीक है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो कि इस टॉपिक, जिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर सेल और अवेलेबल फॉर सेल, ये क्या होते हैं। देखो सिंपली बताता हूं यहां पे, अगर एक कंपनी इस XYZ के कुछ शेयर्स या बॉन्ड वगैरह परचेज कर ले, तो मेरी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर लिए, तो वो 3 कैटेगरी में आता है। पहली कैटेगरी है हेल्ड टिल मैच्योरिटी, कि आप उसको बिल्कुल एंड तक होल्ड करने वाले हो। तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी, देखो नाम से देखो कि आप उसको, अब इसमें खाली आपके डेट आते हैं, क्यों? क्योंकि इक्विटी की मैच्योरिटी होती ही नहीं। तो इसमें आपने कंपनी वन ने XYZ कंपनी के को डेट वगैरह परचेज कर रखा है, लोन दे रखा है, तो ये आपका हो गया हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी होती है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब इस केस में आपने उसको रखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। थर्ड, अवेलेबल फॉर सेल। तो आपकी 3 कैटेगरी हो गई यहां पे। देखो, एक में आपने उसको रखा हुआ है फॉर द मैच्योरिटी, एक में आपने उसको रखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, कि यार बेचना है उसको जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी। सपोज कि मैंने शेयर्स ले रखे हैं और ये है कि यार 2-3 महीने में बेच दूंगा। तीसरा हमारा हो गया AFS, अवेलेबल फॉर सेल। अब इस केस में जो मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, या मैं उसको एंड में भी होल्ड कर सकता हूं। तो इसमें दोनों आ गया यहां पे कि एंड तक भी होल्ड कर सकते हैं और बीच में भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, नाउ इस केस में देखो, बिफोर वी डू दिस, मैं इसका अभी आपको शो करता हूं ट्रीटमेंट। बिफोर वी डू दिस, देखो मान लो कि आपने 970 रुपीज दिए और कंपनी आपको 3 साल बाद 1000 देगी। तो आपने 970 दिए हैं, कंपनी 3 साल बाद आपको 1000 देगी यहां पे। नाउ इस केस में देखो, आपने पैसे दिए हैं कम, एंड में मिलेंगे ज्यादा, तो ये आपका, पहली बात तो ये आपका बॉन्ड इशू है डिस्काउंट पे। नाउ जो उसका डिफरेंस है 30 का, इनका जो डिफरेंस 30 का है, 30 का डिफरेंस है 3 साल का, तो 1 साल का हमारा कितना हो गया? 10 रुपए। तो पहले साल में हम जो बॉन्ड की वैल्यू दिखाएंगे वो दिखाएंगे 980। ये है हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट, ये है हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट। इसी वे में सेकेंड ईयर में हम दिखाएंगे 990। तो मतलब कि ये प्रॉपर्टी होती है कि बॉन्ड हमेशा मूव करता है टुवर्ड द पार वैल्यू। अगर 970 का इशू हुआ है, अगले साल 980, फिर 990 और थर्ड ईयर में 1000। अगर सिमिलरली अगर बॉन्ड होता 1060 का, तब भी वो मूव करता टुवर्ड द पार वैल्यू। पहले साल 1040, फिर 1020 और फिर 1000। मतलब अगर आपका बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू हुआ है, 970 पे इशू हुआ है, तो धीरे धीरे मूव करेगा टुवर्ड द पार वैल्यू। यहां पे 980, यहां पे 990। और अगर आपका बॉन्ड इशू हुआ है प्रीमियम पे,
तब भी मूव करेगा टुवर्ड द पार वैल्यू। 1060, 1040 और 1020, ये आपका बॉन्ड इस तरीके से मूव करता है यहां पे। सो द बॉन्ड इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड द पार वैल्यू, तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं पार, तो ये जो चीज है ये आपकी होती है अमोर्टाइज कॉस्ट। पहला पार्ट ये समझिए अमोर्टाइज कॉस्ट होता क्या है, ठीक है। अब सपोज जो बाजार में उसकी वैल्यू हो सकती है अलग, तो अमोर्टाइज कॉस्ट यहां पे मान लो 980 है, लेकिन जो बाजार में वैल्यू है लेट्स से कि वो 985 है, तो यहां ये होती है हमारी फेयर वैल्यू 985, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ओके। और सपोज कि वो इंटरेस्ट दे रहा है 50 रुपए का, तो यहां पे वो हर साल इंटरेस्ट दे रहा था, इस केस में यहां पे हर साल 50 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा था, तो 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए और एंड में आपको 1000 देने वाला था बॉन्ड, ठीक है। ये सारा बात करना कि इंटरेस्ट 50 रुपए था, अमोर्टाइज कॉस्ट 980 थी और फेयर वैल्यू थी 985। नाउ लेट्स टॉक। अब हमारी 3 कैटेगरी थी, एक सेकेंड, ये 3 हमारी कैटेगरी थी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और अवेलेबल फॉर सेल, है ना। देखिए अब इनकी जो अकाउंटिंग कैसे करनी है वो आपको समझना पड़ेगा। अगेन ये टेबल जो मैं बना रहा हूं, वैल्यूज में लेने वाला हूं, तो ये वैल्यूज को ध्यान से कहीं पे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए जो इसमें इंटरेस्ट है वो तीनों में आएगा 50 रुपए, और जो इंटरेस्ट है वो हमारा जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो जो इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट तीनों के लिए एक तरह से प्रॉफिट है रियलाइज्ड, तीनों के लिए वो इनकम है, तो कहां पे जाएगी इनकम, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट में हेल्ड टिल मैच्योरिटी, देखो आप उसको होल्ड करने वाले हो टिल मैच्योरिटी, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे अमोर्टाइज कॉस्ट पे, मतलब 980 पे, तो आप उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। मैं फिर यहां पे लिख दिया मैंने ए डॉट कॉस्ट जो कि 980 थी, लेकिन इन दो में आप दिखाओगे फेयर वैल्यू पे, क्योंकि आप इसको कभी भी बेच सकते हो, तो आप दिखाओगे 985 पे। मैंने वैल्यूज भी साथ में लिख दिए ताकि आप समझ सको। अमोर्टाइज कॉस्ट आप दिखाओगे 980 की, और वो होगा हेल्ड टिल मैच्योरिटी का, लेकिन बाकी दो पे आप दिखाओगे फेयर वैल्यू पे 985 एंड 985, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रीटमेंट यहां पे। सिमिलरली देखो, अगर आप देखो अमोर्टाइज कॉस्ट है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 980 की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन बाजार में कितने की है, 985 की। तो इस केस में जो इसका डिफरेंस है ना, वो हमारा हो गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट हो गया अनरियलाइज्ड। लेकिन अब जो हमारा आखिरी में जहां बच्चे मेन कंफ्यूज होते हैं, जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये अनरियलाइज्ड है हमारा। देखो हेल्ड टिल मैच्योरिटी में ये नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको बेचने नहीं वाले, लेकिन बाकी दो में वो आपका आएगा 5 रुपए। वो क्या हो गया, जो आपका फेयर वैल्यू और जो अमोर्टाइज कॉस्ट का डिफरेंस है। बाजार में वैल्यू 985 है, जबकि वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी 980, 5 का आपको प्रॉफिट है अनरियलाइज्ड। लेकिन जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और इसमें वो जाएगा ओसीआई में, जो कि पार्ट होता है इक्विटी का। ये प्लीज पूरा टेबल ढंग से लिख लेना, ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए कि यार ये कैसे काम करता है यहाँ पे। तो इस केस में जो आपका रियलाइज्ड है वो जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन जो बात ध्यान देनी है कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी में वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये था आपका ट्रीटमेंट फॉर दिस बैलेंस शीट, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो ये आपका था ट्रीटमेंट तीनों का यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने बैलेंस शीट के लिए इतना ही प्लान किया था। ये देखो एक बार देख लीजिए, ये टेबल को ध्यान से आप देख लेना, नोट्स वगैरह मैं इसमें ऐड करवा दूंगा ऐप पे, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों का आपको जो ट्रीटमेंट है वो आपको अच्छे से आपको आना चाहिए यहाँ पे, कि जो इफ यू सी दिस, यहाँ पे अगर आप देखो ये शो कर रहा है अमोर्टाइज कॉस्ट पे, हेल्ड टू मैच्योरिटी, और ये दोनों शो कर रहे थे किस पे, फेयर वैल्यू पे। उसके अलावा जो अनरियलाइज था इसमें तो देखो आया ही नहीं,
लेकिन इसमें आया इनकम स्टेटमेंट में और इसमें आया ओसीआई में। ओसीआई पार्ट होता है आपका, देखो क्या होता है रजनी, देखो होता क्या है कि सारी प्रॉफिट या लॉस, सारे इनकम जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन कुछ ऐसे इनकम या कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट से बाईपास करके सीधा जाते हैं इक्विटी में। तो ये दैट इज योर ओसीआई। ओसीआई स्टैंड फॉर, ये इसके ना लिस्ट वगैरह गिवन है वहां पे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखो इसका लॉजिक क्या है, ये 3-4 आइटम है। जैसे एक तो हमारा ये हो गया अनरियलाइज गेन या लॉस हो गया इसका एफएस का, जो हमने अभी बात करा था ना कि अनरियलाइज गेन या लॉस फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेल, एएफएस का। ये तो एक तो फर्स्ट आइटम ये हो गया। दूसरा क्या होता है, पेंशन का भी आपका इसमें आता है, जो कि आप लेवल 2 में पढ़ोगे, वो भी उसका आपका लॉस वगैरह हो गया अनरियलाइज्ड। सो अनरियलाइज्ड लॉस एक तो इसका, दूसरा आपका होता है पेंशन का, तीसरा होता है कि सपोज कि आपने हेजिंग करी है और आपने यूज करा है डेरिवेटिव्स, उसका भी आपका अनरियलाइज्ड लॉस। तो एक तो आपका आ गया हेजिंग का, डेरिवेटिव्स का, एक आपका आ गया पेंशन का लॉस वगैरह अनरियलाइज्ड या फिर आपका प्रॉफिट हो गया। थर्ड आपका ये वाला हो गया एएफएस का, और फोर्थ कौन सा रह गया, हेजिंग, हाँ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, ये भी आप लेवल 2 में पढ़ते हो। ये 4 आपके आते हैं ओसीआई में। अब देखो हो क्या रहा है, देखिए हमेशा आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो ये आपका इक्विटी में जाता है, नेट प्रॉफिट घूम के आपका इक्विटी में जाता है। इफ यू रिमेंबर दैट कि हम कहीं ना कहीं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसकी इक्विटी ज्यादा होगी, लेकिन कुछ ऐसे इनकम या एक्सपेंस हैं जो कि नेट प्रॉफिट में नहीं आते, वो सीधा आते हैं इक्विटी में, विच इज नोन एज ओसीआई। तो जो 4 मैंने आपको नाम गिनवाए थे ना, वो थे आपके ओसीआई के। अच्छा रजनी, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का साइंस का है? रजनील, आपका बैकग्राउंड क्या है, साइंस का कॉमर्स का है? एक आपने पढ़ा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्लास 12th में था, कि सपोज मशीन थी 100 रुपए की थी, लेकिन बाजार में हो गई 120 की, तो 20 का हम उसको प्रॉफिट दिखा देते थे। कुछ याद आया? क्लास 12th में था ये आपके अकाउंट्स में। सो ये भी हमारा आता है ओसीआई में, मतलब कि मशीन की वैल्यू अगर 20 रुपए बढ़ गई तो वो भी आपका जाता है ओसीआई में, मतलब कि वो हमारा इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता, वो सीधा हिट करता है वहां पे। कुछ आपको याद आया रजनील? रीवैल्यूएशन अकाउंट था एक आपका क्लास 12th में, तो उसमें भी जो आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो भी स्ट्रेट अवे हिट करता है आपका इनकम और ओसीआई में, अदर वो भी आपका बाईपास करता है। मतलब कि ये जो सारे 4 मैंने आपको चीजें बताई थी, ये प्रॉफिट में आते ही नहीं है, वो सीधा हिट करते हैं ओसीआई में। ठीक है, या दैट्स इट रिगार्डिंग दिस। ये रेशियोज वगैरह, ये तो यहां पे ना मैंने कुछ मेंशन कर रखे हैं रेशियोज, हमारी क्लास है रेशियो की, तब मैं अगेन इसको दोबारा उसको वहां पे कवर करूंगा। ठीक है, या तो गाइस आज के लिए इतना ही था यार। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक लंबे थे वाले बैलेंस शीट के और उसके, लेकिन अगेन एक तो आप हल्का सा जो ईपीएस का फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ लेना। दूसरा ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड टिल मैच्योरिटी, ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए।